हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप भारतीय इतिहास का टॉपिक मराठा साम्राज्य काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के लेक्चर 1 में मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति और मत और छत्रपति शिवाजी महाराज से पूर्व के मराठा शासकों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अपने टॉपिक में हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य की। सबसे पहले हम जानेंगे कि मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला जो मराठा शब्द है, मराठा साम्राज्य में मराठा का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। देखिए, मराठा का शाब्दिक अर्थ होता है महान संघर्ष। क्या होता है? महान संघर्ष होता है। ये बात याद रखनी है। मराठा साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ होगा मराठा का महान संघर्ष। अगर हम बात करें कि मराठे कहाँ के निवासी थे, तो क्वेश्चंस आता है, तो मराठे महाराष्ट्र के निवासी थे। अब मराठा साम्राज्य की जो विस्तृत मराठा साम्राज्य है और जो स्वराज्य है, उसकी स्थापना करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। वास्तविक रूप से ये बात कई जगह मिलेगी आपको और सभी लोग ये बात जानते भी हैं। स्वराज्य के संस्थापक थे। अब देखिए, जो शिवाजी महाराज हैं, शिवाजी महाराज के आदि पूर्वज मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। ये बात आपको याद रखनी है। खुद शिवाजी महाराज की कुल देवी तुलजा भवानी माता थी और तुलजा भवानी माता का मंदिर जब भी कभी आप चित्तौड़गढ़ घूमने आए तो चित्तौड़गढ़ के किले में आपको तुलजा भवानी माता का मंदिर भी देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई। अब होता क्या है कि जिस समय 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह के टाइम की बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो उस समय मेवाड़ से सज्जन सिंह यानी सुजान सिंह महाराष्ट्र चले गए थे। सज्जन सिंह, सुजान सिंह, इसका मेरे को ये जानकारी नहीं मिली कि मेवाड़ के राजवंश के किस राज परिवार से यानी रावल रतन सिंह से इनका क्या संबंध था। थे सिसोदिया थे और ये महाराष्ट्र चले गए थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। आगे चल के इन्हीं के वंशज भोसले कहलाए और आगे चलकर शिवाजी महाराज का जन्म भी इसी वंश में हुआ था। अब देखिए, होता क्या है कि वंशावली समझिएगा कि मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से 1303 ईस्वी में सज्जन सिंह यानी सुजान सिंह नामक व्यक्ति महाराष्ट्र चले जाते हैं और इन्हीं की पीढ़ी 5वीं पीढ़ी में उग्रसेन नाम के व्यक्ति होते हैं और उग्रसेन नामक व्यक्ति के 2 पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम है कर्ण सिंह और दूसरे पुत्र का नाम है शुभकर्ण। और जो दूसरा पुत्र होता है उग्रसेन का, उन्हीं के वंशज क्या कहलाते हैं? भोसले कहलाते हैं। यानी यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि किसके वंशज आगे चलकर भोसले कहलाए थे, तो शुभकर्ण के वंशज कहलाए थे। और यदि इन्हीं शुभकर्ण का जो पौत्र था, उस पौत्र का नाम था बालाजी भोसले और इनके पौत्र बालाजी भोसले के 2 पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम है मालोजी भोसले और दूसरे पुत्र का नाम है विठोजी भोसले। मालोजी भोसले के पुत्र का नाम था शाहजी भोसले और शाहजी भोसले के पुत्र का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज के भी 2 पुत्र थे, जिनमें से एक थे छत्रपति संभाजी महाराज और दूसरे थे राजा राम जी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमने ग्राफ के माध्यम से, शॉर्ट ग्राफ के माध्यम से वंशावली समझाने का प्रयास किया है। आप समझ भी गए होंगे। हम बात करते हैं आगे के टॉपिक पर। देखिए, होता क्या है कि हम शुभकर्ण के जो वंशज थे वो भोसले कहलाए। उन्हीं की पौत्र हुए बालाजी भोसले और बालाजी भोसले के 2 पुत्र हैं मालोजी और विठोजी भोसले। अब देखिए, जो मालोजी और विठोजी भोसले होते हैं, इन दोनों ने सर्वप्रथम सिंहखेड़ के जागीरदार लखूजी जाधव, जो देवगिरी के यादवों के क्या थे? वंशज थे, के यहाँ पर अंगरक्षक के रूप में नौकरी की थी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो अगर हम बात करें कि मराठों की, तो मराठों ने जो शासन की प्रणाली थी, राजनीति के जो विषय थे, वो यादवों, देवगिरी के यादवों के यहाँ रहकर सीखे थे। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने लखूजी यादव यानी देवगिरी के यादवों के वंशज हैं, इनके यहाँ पे ये अंगरक्षक के रूप में नौकरी करते हैं और ये सिंहखेड़ के जागीरदार होते हैं। ये बात भी एग्जाम में एक बार पूछी गई है कि लखूजी यादव कहाँ के जागीरदार थे? सिंहखेड़ के जागीरदार थे। इसके बाद में क्या होता है कि देवगिरी के यादवों के बाद में ये दक्षिण भारत के जो मुस्लिम राज्य थे
उनमें इनका क्या हुआ, प्रवेश हुआ और वहाँ पर जाके अपने राज कार्य करने लगे थे। अब देखिए देवगिरी के यानी लखुजी यादव के बाद में होता क्या है कि जो मालोजी भोंसले होते हैं, मालोजी भोंसले अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर की सेना में भर्ती हो जाते हैं और मलिक अंबर मालोजी भोंसले को पूना सूबा की जागीर प्रदान करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो ये पूना की जागीर है, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि एक तो बनता है कि भाई मालोजी भोंसले को पूना सूबा की जागीर किसने दी थी, मलिक अंबर ने दी थी। अगर आगे चलकर मालोजी भोंसले के जो पुत्र होते हैं शाहजी भोंसले, शाहजी भोंसले को भी पूना की जागीर दी जाती है, लेकिन शाहजी भोंसले को पूना की जागीर देते हैं आदिल शाह। कौन देता है, अली आदिल शाह देता है। ये बात याद रखनी है आपको। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर बात समझिएगा कि 1605 ईस्वी में शाहजी भोंसले यानी मालोजी के पुत्र हैं, इनका विवाह जीजाबाई से हो जाता है और जीजाबाई कौन है, लखुजी यादव की पुत्री हैं, जिनके यहाँ पे ये अंगरक्षक के रूप में नौकरी करते थे। वही देवगिरी के यादवों के वंशज लखुजी यादव सिंहखेड़ के जागीरदार, इनकी पुत्री होती हैं जीजाबाई और जीजाबाई का विवाह होता है शाहजी भोंसले के पुत्र मालोजी के पुत्र शाहजी भोंसले से। और यही जीजाबाई आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज की माता बनती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म इन्हीं जीजाबाई से होता है। ये बात याद रखनी है। तो कुल मिला के बात ये आपको समझनी है यहाँ पे कि शाहजी भोंसले और जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज के माता पिता थे और 1605 ईस्वी में शाहजी का विवाह जीजाबाई से हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि भाई जो मराठे थे ये मुगलों के सेवा में कब आए थे। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि सबसे पहले जो मराठे हैं वो मुगलों के सेवा में कब आए थे या मुगलों से कांटेक्ट सबसे पहले कब हुआ था। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो मराठे हैं वो मुगलों की सेवा में सबसे पहले मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में गए और मराठों का मुगलों से जो संघर्ष है वो शाहजहां के टाइम पे प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ, शाहजहां के टाइम पे प्रारंभ हुआ। यानी मुगलों के कांटेक्ट में या मुगलों की सेवा में आए थे जहांगीर के समय मराठे और मराठों का मुगलों से संघर्ष प्रारंभ हुआ शाहजहां के समय। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए किस मुगल शासक के समय मराठे, यहाँ पे मराठा पहली बार मुगलों की सेवा में गए थे या सेना में शामिल हुए थे, तो जहांगीर के समय हुए थे 1620 ईस्वी में। होता क्या है कि 1620 ईस्वी में लखुजी यादव की मलिक अंबर से क्या हो जाती है, बेमनस्यता हो जाती है। अहमदनगर के वजीर होते हैं, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर से क्या हो जाती है, बेमनस्यता हो जाती है, शत्रुता हो जाती है, जिससे होता क्या है कि शाहजी जो भोंसले होते हैं वो जहांगीर की सेवा में चले जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गई यहाँ पर। अब होता क्या है, क्योंकि इनके लखुजी यादव से भी अच्छे टर्म्स हैं क्योंकि इनके दादाजी ने इनके यहाँ नौकरी की है। मलिक अंबर से भी अच्छे टर्म हैं क्योंकि इनके दादाजी ने इनके यहाँ पे भी नौकरी की है। दोनों राज्यों से इनके अच्छे मधुर कॉन्टैक्ट होने की वजह से शाहजी भोंसले इनकी शत्रुता के कारण इनके पास नहीं रह पाए और वो कहाँ चले जाते हैं, जहांगीर की सेवा में चले जाते हैं 1620 ईस्वी में। इस प्रकार जहांगीर के समय मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में आए थे 1620 ईस्वी में और जहांगीर ने ही सर्वप्रथम उमरा वर्ग में मराठों को शामिल किया था। अपने अधिकारी वर्ग में मराठों को शामिल करने वाला पहला मुगल शासक जहांगीर था और जहांगीर के समय ही मराठे सर्वप्रथम मुगल सेवा में आए थे। मुगलों का मराठों से जो संघर्ष है सबसे पहले शाहजहां के टाइम पे प्रारंभ हुआ था। ये दो क्वेश्चंस याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि युद्ध के बारे में, भातवाड़ी का युद्ध या मरवाड़ी का युद्ध जो 1624 ईस्वी में हुआ है। याद रखिएगा 1620 ईस्वी में जहांगीर की सेवा में है शाहजी भोंसले। ठीक है, ये बात याद रखनी है। लेकिन फिर से क्या होता है, कुछ समय पश्चात शाहजी भोंसले मलिक अंबर की सेवा में पुनः चले जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं अहमदनगर राज्य की सेवा में चले जाते हैं।
और जो भतवाड़ी या मरवाड़ी का युद्ध 1624 में हुआ, ये युद्ध हुआ था मुगलों के बीच में और अहमदनगर राज्य के बीच में हुआ था। ठीक है, मुगल साम्राज्य, मुगल और अहमदनगर राज्य के बीच में। मुगलों की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया था परवेज खां, महावत खां, लखूजी यादव और बीजापुर की सेना, ये मुगलों की तरफ से लड़ रही थी। और इधर अहमदनगर राज्य की तरफ से लड़ने वाले व्यक्ति थे मलिक अंबर और शाहजी भोंसले। फिर भी अहमदनगर राज्य इस युद्ध में क्या हुआ, विजयी हुआ था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद में फिर से क्या होता है कि 1630 ईस्वी में शाहजी भोंसले पुनः शाहजहां की सेवा में चले जाते हैं। अब होता क्या है कि मुगल शासक शाहजहां ने शाहजी भोंसले को कितना मनसब प्रदान किया था, तो याद रखना है 5000 का मनसब प्रदान किया था। अब देखिए मराठा शासकों में आपको दो शासकों के नाम मिलेंगे, एक तो शाहजी भोंसले और एक मिलेगा छत्रपति संभाजी महाराज का नाम। छत्रपति संभाजी महाराज को 5000 का मनसब दिया था औरंगजेब ने। किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। इस कारण छत्रपति संभाजी महाराज को पंच हजारी भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। और अगर हम बात करें शाहजी भोंसले की, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी की बात करें, तो उनके पिताजी को भी 5000 का मनसब मिला था शाहजी भोंसले जी को, और ये दिया था मुगल शासक शाहजहां ने। ठीक है, 1630 ईस्वी में। अब देखिए समझिएगा फैक्ट को कि 1630 ईस्वी में शाहजी शाहजहां की सेवा में चले गए और शाहजहां ने इनको 5000 का मनसब प्रदान किया था। अब उसके बाद में 1632 ईस्वी में पुनः फिर से अहमदनगर की सेवा में चले जाते हैं शाहजी भोंसले। अब वहाँ पे जाके क्या करते हैं, अहमदनगर के सम्राट यानी शासक यानी सुल्तान मुर्तजा सेकंड को अपना संरक्षण प्रदान करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा कि शाहजी भोंसले ने अहमदनगर के किस सुल्तान के संरक्षक के रूप में काम किया था। आप समझिएगा यहाँ पर बात कि 1632 ईस्वी में शाहजी पुनः अहमदनगर आ गए और अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा वन की हत्या के बाद उसके पुत्र मुर्तजा सेकंड को, जो 10 वर्ष का था, कितने वर्ष का था ये, 10 वर्ष का था, सुल्तान घोषित कर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और शाहगढ़ को सुल्तान की नई राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एक बार कि भाई अहमदनगर की नई राजधानी शाहजी भोंसले के समय कौन सी बनाई गई थी, तो याद रखना है शाहगढ़ बनाई गई थी। उसके बाद में 1634 से 36 ईस्वी में शाहजी का मुगलों से संघर्ष प्रारंभ हुआ और पराजित हुए। फलस्वरूप समझौते स्वरूप अहमदनगर के समस्त किलों पर शाहजहां का अधिकार प्रारंभ हो गया। यानी अब यहाँ पे आप समझना कि देखो शाहजी भोंसले पहले मराठा हैं जो मुगलों की सेवा में गए। ठीक है, और शाहजी किसके टाइम पे गए, जहांगीर के टाइम पे गए उनकी सेवा में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, और इस प्रकार शाहजी भोंसले के समय पर ही मराठे मुगलों की सेवा में गए और मराठों का मुगलों से संघर्ष भी प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि शाहजी भोंसले की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो शाहजी भोंसले की मृत्यु हुई थी बशपट्टन नामक स्थान पर हुई थी। फैक्ट्स देखिएगा कि 1664 ईस्वी में बशपट्टन नामक स्थान पर हिरण का आखेट करते समय घोड़े से गिरने के कारण शाहजी भोंसले की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसने कहा था कि अफजल खां मनुष्य नहीं विषैला सर्फ है। अफजल खां बीजापुर का सेनापति है, बीजापुर का एक वजीर भी रहा था कुछ टाइम पे, तो अफजल खां का संबंध बीजापुर से है। ये बात आपको समझ में रखनी है। देखिए बीजापुर से ही सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या हुआ थे, शत्रुता प्रारंभ हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रारंभिक दिनों में संघर्ष किससे था, तो बीजापुर राज्य से था। अफजल खां को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाघनख से मारा था। ठीक है, ये वही अफजल खां है, बीजापुर से संबंध है इसका। और इसी अफजल खां के विषय में छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोंसले ने कहा था कि अफजल खां मनुष्य नहीं कैसा है, विषैला सर्प है।
अब देखिए होता क्या है, बात समझिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के एक बड़े भाई थे और उनके बड़े भाई का नाम था संभाजी। क्या था? संभाजी। अब यहाँ पे समझने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे का नाम भी संभाजी महाराज था, संभाजी था, और हम कहें कि बड़े भाई का नाम भी संभाजी था। होता क्या है कि शाहजी के साथ ये कहाँ पर रहते थे? बेंगलोर की जागीर में रहते थे संभाजी। और 1654 ईस्वी में संभाजी ने पोलीगर में अप्पा खां से युद्ध किया और इस युद्ध में संभाजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और अफजल खां ने जानबूझकर यहाँ पर सेना नहीं भेजी थी, क्योंकि अफजल खां से कांटेक्ट था उनका कि आप यहाँ पर सेना भेजोगे, मदद करोगे, तब हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन अफजल खां ने यहाँ पर सेना नहीं भेजी। इस पर शाहजी भोसले ने कहा कि अफजल खां मनुष्य नहीं, क्या है? विषैला सर्प है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हमने यहाँ तक देखिए मराठा साम्राज्य की प्रारंभिक बातों को जान लिया है। अब कुछ उस समय के संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, यानी ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन रहकर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा देवगिरी के यादवों के अधीन रहकर। अगला है क्वेश्चन, बखर या बखार क्या है? ठीक है, तो देखिए बखर या बखार कहा जाता है मराठा इतिवृत्तों को कहा जाता है, यानी मराठा साम्राज्य के इतिहास रचना के जो वर्णनात्मक साधन हैं उनको बखर या बखार कहा जाता है। अगला है कि मराठा शौर्य कविताएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, मराठा शौर्य कविताएं यानी शौर्य की कविताएं पावड़ाव क्या कहलाती हैं? पावड़ाव कहलाती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मराठा लेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो उसका सही आंसर है मराठा लेखों में प्रयोग किया गया है मोडी लिपि का। किसका किया गया है? मोडी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मराठा राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही आंसर है 17वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा महान संघर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मराठा आख्यायिका किसने लिखी थी? तो देखिए ये लिखी थी सभासद महोदय ने। किसने लिखी थी? सभासद जी महोदय ने लिखी थी मराठा आख्यायिका। इनका पूरा नाम था कृष्ण जी अनंत सभासद। क्या पूरा नाम क्या है इनका? कृष्ण जी अनंत सभासद इनका पूरा नाम है और इन्होंने मराठा आख्यायिका लिखी थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कि मराठों को लेकर इतिहासकारों के मत क्या हैं और उनके रिलेटेड बुक्स यानी कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि किसके अनुसार मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड के भांति हुआ था? तो इसका सही आंसर है ग्रांट डफ के अनुसार। किसके अनुसार? ग्रांट डफ के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि किन इतिहासकारों की धारणा है कि मराठा उत्थान औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का परिणाम था? तो इसका सही आंसर है जदुनाथ सरकार, GS देसाई और MG रानाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल सखाराम सरदेसाई और जदुनाथ सरकार ये मानते हैं कि औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीति थी उन नीतियों के ही परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मराठों की उत्पत्ति का सीथियन द्रविड़ सिद्धांत किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आ चुके हैं। इसका सही आंसर है हर्बर्ट रिजले ने। किसने दिया था? हर्बर्ट रिजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके मतानुसार प्रकृति ने मराठों में आत्मविश्वास, साहस, सहिष्णुता, सादगी, स्पष्टवादिता, सामाजिक एकता कूट कूट कर भरी थी। इसके कारण उनका परस्पर बर्ताव पूर्णतः आत्माभिमान पूर्ण था। मराठों में सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं था। उनकी स्त्रियां उनकी शक्ति और देशभक्ति में पूरी सहायक और साझेदार थीं। और ये बात कही है यदुनाथ सरकार ने, यानी जदुनाथ सरकार, JN सरकार ने बात कही है। अब देखिए कुछ हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं और उनके द्वारा मराठा साम्राज्य के
विषय में पुस्तकें लिखी गई हैं। तो देखिए कौन कौन सी पुस्तकें, वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जेम्स ग्रांट डफ की। किसकी बात करते हैं? जेम्स ग्रांट डफ की। और इन्होंने पुस्तक लिखी है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द मराठाज। ये पुस्तक 1826 ईस्वी में लिखी गई और मराठों के ऊपर लिखी जाने वाली ये पहली पुस्तक है। ये बात आपको याद रखनी है और ये 2-3 बार एग्जाम्स में पूछ ली गई है कई बार, ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में दूसरे हिस्टोरियन हैं महादेव गोविंद रानाडे। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है राइज ऑफ द मराठा पावर और 1900 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इतिहासकार हैं सर जदुनाथ सरकार यानी JN सरकार। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है शिवाजी एंड हिज टाइम्स और ये 1920 में ये पुस्तक लिखी गई, प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हैं GS सरदेसाई यानी गोविंद सखाराम सरदेसाई पूरा इनका नाम है और ये हिस्टोरियंस हैं। इनके द्वारा मराठा साम्राज्य के ऊपर 2 पुस्तकें लिखी गई, एक है मेन करेंट्स ऑफ मराठा हिस्ट्री और एक पुस्तक लिखी गई द न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठाज। ठीक है, ये दोनों की दोनों पुस्तक में, ये जो इंग्लिश में लिखी हुई ये पुस्तक 3-4 बार एग्जाम्स में पूछ ली गई है। इधर से राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक से एग्जाम में पूछ ली गई है कई बार। ग्रांट डफ यानी ये सारी की सारी पुस्तकें एग्जाम्स में आ चुकी हैं। उसके बाद में है SN सेन, हिस्टोरियंस हैं। नेक्स्ट हिस्टोरियंस हैं SN सेन और इन्होंने मराठा साम्राज्य के ऊपर इन्होंने भी 2 पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक है द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मराठाज और दूसरी पुस्तक है शिवाजी छत्रपति। नेक्स्ट अगला देखिए, अगले हिस्टोरियंस हैं SR शर्मा। कौन है? SR शर्मा है और SR शर्मा ने देखिए 2 पुस्तकें लिखी, एक पुस्तक का नाम है शिवाजी और दूसरी पुस्तक का नाम है मराठा हिस्ट्री री-एक्समाइंड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हिस्टोरियंस हैं C कनकेड और पार्सिन्स। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ द मराठा पीपल। अब देखिए कुछ कथन और रह गए हैं, उनको देख लीजिए। मत हैं कि किस इतिहासकार ने मराठा राज्य को डाकुओं का राज्य कहा? क्या कहा था? डाकुओं का राज्य कहा था। इसका सही आंसर है विसेंट आर्थर स्मिथ ने, BA स्मिथ ने मराठा राज्य को डाकुओं का राज्य कहा था। ठीक है, यानी शिवाजी महाराज के राज्य को इन्होंने डाकुओं का राज्य कहा था। अगला क्वेश्चन है किस लेखक ने अपनी पुस्तक में मराठों के उदय की व्याख्या फितना से की है? किससे की है? फितना। फितना का साथ अर्थ होता है षड्यंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो ठीक है, तो मराठों के उदय की जो व्याख्या है वो फितना से किसने की थी? षड्यंत्र से किसने की थी? वो की थी आंद्रे विंक ने। किसने की थी? आंद्रे विंक ने। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि किसने अपनी प्रसिद्ध रचना राइज ऑफ द मराठा पावर में मराठों की भौगोलिक स्थिति को दर्शाया है? तो इसका सही आंसर है महादेव गोविंद रानाडे ने और इनकी पुस्तक का नाम है राइज ऑफ द मराठा पावर। इस पुस्तक में उन्होंने मराठों की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया है। फैक्ट्स में देखिएगा कि रानाडे महोदय ने अपनी पुस्तक राइज ऑफ मराठा पावर में शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई की क्या की है? प्रशंसा की है। रानाडे महोदय ने छत्रपति शिवाजी को नेपोलियन की भांति महान संगठनकर्ता माना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि रानाडे महोदय ने यह भी माना कि यदि औरंगजेब ने दक्षिण पर आक्रमण न किया होता तो मराठा राष्ट्र की स्थापना नहीं होती। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। अब हम अगली जो क्लास है उस क्लास में पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। आज की ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर मिलने वाला है कंप्लीट इतिहास मैटर, यानी हिस्ट्री का संपूर्ण मैटर, कंप्लीट हिस्ट्री आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी।